मॉडर्न हसल कल्चर कहते हैं और एक प्राचीन इस्लामी दर्शन जिसे तवक्कुल कहते हैं, उसके बीच एक गहरी तुलना प्रस्तुत करते हैं। और ये तुलना बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल करती है। तो हमारा आज का मिशन यही समझना है कि कैसे जिंदगी में सिर्फ अंधी भागदौड़ के बजाय मेहनत और एक पूर्ण विश्वास के सही तालमेल से इंसान वो असली संतुलन और मानसिक सुकून हासिल कर सकता है जिसकी तलाश में आज हर कोई अपनी नींदें खो चुका है। मैं कहूँगा कि ये विषय इसलिए भी इतना जरूरी है क्योंकि हमने व्यस्त रहने को ही सफलता का पर्याय मान लिया है। मतलब बिजी होना ही सक्सेस है। हाँ, हसल कल्चर मूल रूप से इस एक विचार पर टिका है कि आपकी पर्सनल वैल्यू या आपका जो व्यक्तिगत मूल्य है वो आपके प्रोडक्शन या उत्पादकता के बराबर है। जितना काम उतनी इज्जत। सही कहा। ये विचार इंसान को ये विश्वास दिलाता है कि इस दुनिया का हर एक परिणाम सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी व्यक्तिगत मेहनत पर निर्भर करता है। पर मेरा मतलब है, क्या ये बात एक हद तक सही नहीं है? बचपन से हमें यही तो सिखाया जाता है कि जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा। हाँ, कारण और प्रभाव का ये सीधा नियम हमें एक तरह की सुरक्षा का एहसास देता है ना, कि सब कुछ हमारे हाथ में है। ये सच है। ये विचार शुरुआत में सुरक्षा का एहसास जरूर देता है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी खामी भी है। खामी कैसे? जब हम ये मान लेते हैं कि हर परिणाम पूरी तरह हमारे हाथ में है, तो हम अनजाने में ब्रह्मांड का सारा बोझ अपने कंधों पर उठा लेते हैं। अगर कोई सफल होता है तो वो सोचता है कि ये सिर्फ उसकी वजह से है। और अगर फेल होता है तो? वही सबसे बड़ा जाल है। जब वो असफल होता है, भले ही परिस्थितियां उसके नियंत्रण में न रही हों, तो वो उस असफलता का पूरा दोष खुद पर मढ़ लेता है। उसे लगता है कि उसने पर्याप्त हासिल नहीं किया। ओह, मतलब वो खुद को कोसने लगता है। बिल्कुल। हसल कल्चर इंसान को कभी रुकने की इजाजत नहीं देता, क्योंकि उसे लगता है कि रुकने का मतलब है सारा कंट्रोल खो देना। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं क्या, कि हसल कल्चर एक उस ट्रेडमिल की तरह है जिसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है, बहुत ही शानदार उदाहरण है। और इंसान उस ट्रेडमिल पर किसी स्वास्थ्य या खुशी के लक्ष्य से नहीं दौड़ रहा है, बल्कि वो सिर्फ इसलिए दौड़ रहा है क्योंकि उसे खौफ है कि अगर उसने दौड़ना बंद किया तो वो मुंह के बल गिर जाएगा। एग्जैक्टली। और ये जो गिरने का खौफ है ना, ये सीधे तौर पर बर्न आउट या अत्यधिक मानसिक थकान को जन्म देता है। यहीं पर जो तवक्कुल का प्राचीन दर्शन है, वो एक पूरी तरह से अलग नजरिया लेकर आता है। तवक्कुल, मैंने शब्द को सुना तो है, पर क्या ये भाग्यवादिता या किस्मत के भरोसे बैठ जाने से जुड़ा नहीं है? देखिए, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। अक्सर लोग इसे किस्मत के भरोसे बैठ जाने से जोड़ लेते हैं, लेकिन स्रोतों के अनुसार इसका असली अर्थ है कड़ी मेहनत के साथ एक उच्च शक्ति या अल्लाह पर पूर्ण भरोसा करना। एक सेकंड रुकते हैं। जब हम ऊपर वाले पर भरोसा करने की बात करते हैं तो ये सीधे तौर पर ऐसा लगता है जैसे हम किसी को कह रहे हो कि हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ और चमत्कार का इंतजार करो। आमतौर पे लोग यही सोचते हैं, है ना? मेरा मतलब है, क्या आज के इस गला काट कंपटीशन वाले दौर में ये दर्शन इंसान को आलसी या पीछे रहने वाला नहीं बना देगा? अगर मैं अपना काम छोड़कर सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठ जाऊं तो ये तो बेवकूफी होगी। और यही तो इस विचार की सबसे बड़ी ताकत है जिसे लोग समझ नहीं पाते। तवक्कुल का सिद्धांत मेहनत या हार्डवर्क को बिल्कुल भी नहीं नकारता। अच्छा। बिल्कुल नहीं। ये निष्क्रियता का प्रचार नहीं कर रहा है। इसके बजाय ये प्रयास यानी एफर्ट और परिणाम यानी आउटकम के बीच एक बहुत ही स्पष्ट और स्वस्थ मनोवैज्ञानिक सीमा खींचता है, एक बाउंड्री बनाता है। मतलब काम और नतीजे को अलग अलग देखना। हाँ, ये दर्शन समझाता है कि मेहनत इंसान के अधिकार क्षेत्र में है, ये आपके हाथ में है और इसे पूरी शिद्दत से करना है। इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो अंतिम परिणाम है वो इंसान के हाथ में नहीं, बल्कि एक उच्च शक्ति के हाथ में है। तो अगर मैं उसी ट्रेडमिल वाले उदाहरण पर वापस जाऊं, क्या तवक्कुल उस ट्रेडमिल पर पूरे दमखम से दौड़ते हुए ये विश्वास रखना है कि उस मशीन का कंट्रोल, उसकी स्पीड का बटन किसी बहुत ही सुरक्षित, समझदार और सही हाथ में है? बात खूब। मतलब इंसान दौड़ तो रहा है, अपना पूरा जोर भी लगा रहा है, लेकिन गिरने के खौफ से नहीं। बिल्कुल सटीक। जब इंसान इस मानसिकता के साथ दौड़ता है तो उसके भीतर से वो डर निकल जाता है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक तंत्र काम करता है, जिसे हम साइकोलॉजी में कॉग्निटिव लोड या मानसिक भार कहते हैं। कॉग्निटिव लोड, ये क्या होता है? देखिए, जब एक व्यक्ति लगातार भविष्य के परिणामों की चिंता करता है, जैसे क्या मुझे ये नौकरी मिलेगी,
क्या मेरा बॉस खुश होगा, तो उसके दिमाग की आधी प्रोसेसिंग पावर उसी चिंता में खर्च हो जाती है। अरे हाँ। और नतीजा ये होता है कि वो अपने वर्तमान काम में अपना 100% दे ही नहीं पाता। मतलब चिंता करना असल में हमारी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा लीकेज है। बिल्कुल, ऊर्जा पूरी तरह से बर्बाद होती है। पर अक्सर हमें लगता है कि अगर हम किसी चीज को लेकर चिंता नहीं कर रहे हैं तो हम गैर जिम्मेदार हैं। हसल कल्चर ने तो हमें यही सिखा दिया है कि चिंता करना ही जिम्मेदारी उठाने का सबूत है। और सच कहूं तो यही आज के दौर का सबसे बड़ा झूठ है। चिंता करना कोई उत्पादक या प्रोडक्टिव काम नहीं है। तवक्कुल असल में इस कॉग्निटिव लोड को कम करने का एक बेहतरीन टूल है। वो कैसे काम करता है? जब कोई व्यक्ति दिल से ये मान लेता है कि परिणाम उसके हाथ में नहीं है, तो अचानक उसका वो सारा मानसिक बैंडमर्द आजाद हो जाता है। वाकई? हाँ, अब वो अपनी 100% ऊर्जा अपने वर्तमान काम, अपनी मेहनत और अपनी प्रक्रिया पर लगा सकता है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। जब आप परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तो असल में आपकी उत्पादकता और काम की गुणवत्ता बढ़ जाती है। लेकिन ये बात दार्शनिक रूप से सुनना बहुत अच्छा लगता है। चलिए इसे असल जिंदगी की जमीन पर उतार कर देखते हैं। बिल्कुल, उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई छात्र है जो सालों से यूपीएससी या किसी बहुत ही कठिन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, या फिर कोई युवा है जिसे अगले महीने अपना घर का किराया देना है और वो लगातार इंटरव्यू दे रहा है, जो कि आज के समय की एक बहुत ही आम सच्चाई है। हाँ, उसे पता है कि अगर उसका चयन नहीं हुआ तो उसका करियर और उसकी जिंदगी दोनों दांव पर हैं। ऐसे में कोई ये कैसे कह सकता है कि बस परिणाम की चिंता छोड़ दो? व्यवहारिक रूप से ये दर्शन इन लोगों पर कैसे लागू होता है? ये चुनौती पूरी तरह से वास्तविक है और इसीलिए स्रोत भी इस दर्शन को केवल किताबी नहीं रखते। इस चुनौती का सामना करने के लिए प्रक्रिया और तनाव को अलग अलग करना होगा। वो कैसे? उस छात्र या नौकरी खोजने वाले युवा को अपना 100% प्रयास करना ही है। उसे बेहतरीन किताबें पढ़नी है, उसे अपने इंटरव्यू के कौशल को सुधारना है, उसे 50 अलग अलग कंपनियों में सही जगह पे रेज्यूमे भेजना है। मतलब मेहनत में कोई कोताही नहीं? बिल्कुल नहीं, ये सब मेहनत का हिस्सा है और ये अनिवार्य है। तवक्कुल ये नहीं कहता कि आप इंटरव्यू में बिना तैयारी के चले जाएं। तो फिर बदलाव कहाँ आता है? हसल कल्चर और इसमें फर्क क्या बचा? बदलाव उस पल में आता है जब वो युवा इंटरव्यू रूम से बाहर निकलता है। अच्छा। देखिए, हसल कल्चर में फंसा एक युवा इंटरव्यू के बाद घर आकर रात भर जागकर अपना ईमेल रिफ्रेश करता रहेगा। वो ओवरथिंकिंग करेगा कि उसने फला सवाल का जवाब वैसा क्यों नहीं दिया। हाँ, वो दिमाग की दही कर लेगा अपनी। बिल्कुल, वो अपनी रातों की नींद खराब कर लेगा। लेकिन तवक्कुल की मानसिकता वाला युवा वही इंटरव्यू देने के बाद घर आकर शांति से सो जाएगा। वाकई, इतनी शांति से? हाँ, क्योंकि वो ये मान लेगा कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दे दिया है। अब ये फाइल मेरे डेस्क से आगे बढ़ चुकी है। अब जो भी परिणाम आएगा वो मेरे जीवन के एक बड़े और बेहतर प्लान का हिस्सा होगा। ये एक बहुत ही गहरा शिफ्ट है। मतलब मैंने अपना काम कर दिया, अब जो होगा वो मेरे भले के लिए होगा। ये भाव इंसान को वर्तमान में वापस ले आता है और उसे सुकून देता है। लेकिन सवाल ये है कि एक आम इंसान जो आज के इस डिजिटल और शोरगुल वाले युग में जी रहा है, वो इस प्राचीन मानसिकता को अपनी जिंदगी में कैसे उतारे? हमें ये तो समझ आ गया कि ये क्यों जरूरी है, लेकिन इसे किया कैसे जाए? और यहीं पर ये दर्शन सबसे ज्यादा व्यावहारिक हो जाता है। ये कोई हवाई बात नहीं करता। स्रोत बताते हैं कि प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान, विशेष रूप से कुरान और हदीस की शिक्षाओं को अगर हम आज की आधुनिक दिनचर्या के हिसाब से डिकोड करें तो इसमें से 4 से 5 बहुत ही स्पष्ट और प्रैक्टिकल टिप्स निकल कर आते हैं। अरे वाह, मतलब एक प्रॉपर एक्शन प्लान। बिल्कुल, ऐसी टिप्स जिन्हें कोई भी इंसान अपने व्यस्त जीवन में आज से ही लागू कर सकता है। ये बहुत दिलचस्प है। तो चलिए एक एक करके इन आधुनिक एक्शन प्लान या टिप्स को समझते हैं। पहला कदम क्या होना चाहिए? पहला और सबसे महत्वपूर्ण टिप है अपने ऊंट को बांधना, यानी कर्म को प्राथमिकता देना। ऊंट को बांधना? ये थोड़ा अजीब लगा सुनने में। हाँ, असल में ये टिप एक बहुत ही मशहूर हदीस से आता है, जहां एक व्यक्ति ने पैगंबर से पूछा कि क्या उसे अपने ऊंट को खुला छोड़कर अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए या उसे बांधकर भरोसा करना चाहिए। और उन्हें क्या जवाब मिला? उसे जवाब मिला, पहले अपने ऊंट को बांधो और फिर भरोसा करो। ये तो बहुत ही तार्किक बात है, लेकिन इसका आधुनिक जीवन में क्या मतलब हुआ? इसका मॉडर्न मतलब यह है कि आप अंधे विश्वास के सहारे नहीं बैठ सकते।
अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो आपको रिसर्च करनी होगी, डेटा जमा करना होगा, प्रेजेंटेशन बनानी होगी। मतलब तैयारी पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल। तवक्कुल तब शुरू होता है जब आप अपना ऊंट बांध चुके हों। आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये टिप इंसान को ये याद दिलाता है कि आत्मसंतुष्टि या लेजीनेस और तवक्कुल में जमीन आसमान का फर्क है। यानी अपना होमवर्क पूरा करना पहली शर्त है। ठीक है, दूसरी टिप क्या है? दूसरी टिप है इरादे या नीयत को परिणाम से अलग करना। इरादे को अलग करना कैसे? देखिए, हसल कल्चर में हम हमेशा अपने दिन की शुरुआत किसी नंबर के साथ करते हैं। जैसे आज मुझे 10 सेल्स क्लोज करनी है, या आज मेरे वीडियो पर 1000 व्यूज आने चाहिए। हाँ, टारगेट्स तो ऐसे ही सेट होते हैं। और जब वो नंबर पूरा नहीं होता तो दिन असफल मान लिया जाता है, इंसान निराश हो जाता है। तो क्या हमें लक्ष्य नहीं बनाने चाहिए? लक्ष्य बिल्कुल बनाने चाहिए, लेकिन आपकी सफलता का पैमाना वो अंतिम नंबर नहीं होना चाहिए। इस टिप के अनुसार दिन की शुरुआत इस इरादे से होनी चाहिए कि आज मैं पूरी ईमानदारी से अपनी प्रक्रिया का पालन करूंगा। प्रोसेस पर फोकस करना। बिल्कुल। अगर आप एक सेल्समैन हैं तो आपका इरादा 50 ग्राहकों से बेहतरीन तरीके से बात करने का होना चाहिए। शाम को आपको खुद को इस बात पर नंबर देने हैं कि क्या आपने उन 50 लोगों से बात की। और अगर हाँ, तो आप सफल हैं। एग्जैक्टली। वो 50 लोग आपसे सामान खरीदते हैं या नहीं, ये आपके नियंत्रण से बाहर है। इरादे को प्रक्रिया से जोड़ने पर रोजमर्रा की हताशा खत्म हो जाती है। ये वाकई कॉग्निटिव लोड को आधा कर देता है। आप सिर्फ उस चीज पर ध्यान दे रहे हैं जिसे आप छू सकते हैं, जो आपके हाथ में है। तीसरी व्यवहारिक टिप क्या है? तीसरी टिप शायद आज के युग में सबसे ज्यादा जरूरी है। काम और आराम के बीच एक ठोस मनोवैज्ञानिक और भौतिक बाउंड्री बनाना। बाउंड्री। हसल कल्चर की सबसे बड़ी बीमारी तो यही है कि इसमें काम कभी खत्म ही नहीं होता। रात के 11 बजे भी लोग ऑफिस की ईमेल का रिप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने तुरंत रिप्लाई नहीं किया तो कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वही नियंत्रण खोने का डर। बिल्कुल। तो तवक्कुल को जीवन में उतारने का ये सबसे व्यवहारिक तरीका है कि आप अपने काम के घंटे तय करें, और जब वो समय खत्म हो जाए तो सच में अपना लैपटॉप बंद कर दें। सच में बंद कर दें। ये तो कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, लेकिन जरूरी है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक संकेत दे रहे होते हैं कि मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया है और अब मैं दुनिया के इस झूठे नियंत्रण को छोड़ रहा हूं। ये जो डिजिटल डिटॉक्स है, ये सिर्फ आंखों के आराम के लिए नहीं है। तो फिर किस लिए है? यही दिमाग को ये सिखाने की ट्रेनिंग है कि दुनिया आपके 24 घंटे काम करने से नहीं चल रही है। यह सच में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि लैपटॉप बंद करना सिर्फ आराम नहीं है, बल्कि एक तरह का विश्वास जताना है कि मेरे आराम करने से आसमान नहीं टूट पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे करने में बहुत हिम्मत चाहिए होती है। अच्छा, चौथी टिप के बारे में आपका क्या कहना है? चौथी टिप सीधे तौर पर हमारी विफलता या फेलियर को देखने के नजरिए से जुड़ी है। इसे हम अस्वीकृति या रिजेक्शन को एक नए रास्ते की तरह देखना कह सकते हैं। रिजेक्शन तो हमेशा तकलीफ देता है। मान लीजिए किसी इंसान को उसकी मनपसंद नौकरी नहीं मिली, या उसका कोई स्टार्टअप फेल हो गया। हसल कल्चर उसे बताएगा कि वो एक लूजर है, और वो इंसान खुद को कोसना शुरू कर देगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। हाँ, लेकिन इस दर्शन के अनुसार अगर आपने अपनी पूरी मेहनत की थी और फिर भी वो दरवाजा नहीं खुला, तो इसका मतलब है कि वो दरवाजा आपके लिए था ही नहीं। वाह! इसे एक ईश्वरीय रीडायरेक्शन या दिशा परिवर्तन माना जाता है। स्रोतों के मुताबिक तवक्कुल इंसान को ये समझाता है कि हमारी दृष्टि बहुत सीमित है। हम सिर्फ कल का फायदा देख सकते हैं, लेकिन वो उच्च शक्ति पूरी तस्वीर देख रही है। मतलब वो एक बड़ी पिक्चर देख रही है जो हमें अभी नहीं दिख रही। एग्जैक्टली। इसलिए हर न को एक व्यक्तिगत विफलता की तरह लेने के बजाय उसे एक बचाव या एक बेहतर रास्ते की शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। ये विचार इंसान को कड़वाहट से बचाता है। जब कोई विफलता को इस नजरिए से देखता है तो उसका आत्मविश्वास कभी नहीं टूटता। वो अगले दिन फिर से उसी ऊर्जा के साथ शुरुआत कर सकता है। और आखिरी टिप क्या है जो इस पूरी प्रक्रिया को बांधती है? पांचवी और आखिरी टिप है, जो अभी पास है उसकी कद्र करना, जिसे हम शुक्र या वर्तमान में संतोष कहते हैं, या ग्रैटिट्यूड कह लीजिए। शुक्र करना। हाँ, देखिए, हसल कल्चर हमेशा भविष्य में जीता है। मैं तब खुश होऊंगा जब मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मैं तब सुकून से रहूंगा जब मैं अपना घर खरीद लूंगा। अरे हाँ, हम सब ऐसा ही तो करते हैं। और ये एक ऐसा भ्रम है जहां इंसान आज की खुशी को कल के किसी अनिश्चित लक्ष्य के लिए टालता रहता है। और वो कल कभी नहीं आता।
जब प्रमोशन मिल जाता है तो कोई नई चीज सामने आ जाती है, इंसान बस भागता ही रहता है। बिल्कुल। इसलिए ये दर्शन कहता है कि रोजाना कुछ पल ऐसे निकालें जहां आप उन चीजों के लिए आभारी हों जो आज आपके पास हैं। इसका क्या असर होता है? ये आपके दिमाग को कमी या स्कार्सिटी की मानसिकता से निकालकर बहुतायत यानी अबंडेंस की मानसिकता में ले जाता है। जब इंसान इस बात को महसूस करता है कि उसके पास पहले से ही बहुत कुछ है, तो उसकी भागदौड़ की वो हताशा शांत होने लगती है। मतलब वो सपने देखना नहीं छोड़ता? नहीं, वो अब भी बड़े सपने देख सकता है, लेकिन वो उन सपनों का गुलाम नहीं होता। अगर हम इन 5 टिप्स को एक साथ रखकर देखें, अपना पूरा प्रयास करना, इरादे को प्रक्रिया पर केंद्रित रखना, काम की सीमाएं तय करना, विफलता को एक नए रास्ते के रूप में स्वीकार करना और वर्तमान के लिए आभारी होना, तो ये साफ दिखता है कि ये स्रोत किसी जादुई छड़ी की बात नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। ये हजारों साल पुरानी उस समझ को आज के मॉडर्न एक्शन प्लान में ढाल रहा है, जो हमें याद दिलाती है कि हम इंसान हैं, कोई मशीन नहीं। सही कहा। आधुनिक दुनिया हमें लगातार ये विश्वास दिलाना चाहती है कि हमारी कोई सीमाएं नहीं हैं, कि हम सब कुछ पा सकते हैं अगर हम बस अपनी नींद और अपना सुकून कुर्बान कर दें। और यही असीमित होने का भ्रम ही हमारे बर्नआउट का सबसे बड़ा कारण है। एग्जैक्टली। ये प्राचीन ज्ञान हमें बड़ी ही विनम्रता से अपनी मानवीय सीमाओं को स्वीकार करना सिखाता है। ये बात सीधे दिल पर लगती है जब ये नर्म, पॉजिटिव और सुकून देने वाला विचार इंसान के दिमाग में बैठता है, तो ये किसी भी पृष्ठभूमि के व्यक्ति के लिए एक बहुत ही राहत देने वाला संदेश बन जाता है। ये एक ऐसी आवाज है जो इस शोरगुल भरी दुनिया में इंसान के कंधे पर हाथ रखकर कहती है कि थोड़ी देर रुक जाओ, गहरी सांस लो, तुम अकेले इस पूरी दुनिया का भार नहीं उठा रहे हो। और यही बात आपके बाहरी जीवन और आंतरिक जीवन के बीच का फर्क तय करती है। वो कैसे? देखिए, इस मानसिकता को अपनाने के बाद शायद बाहरी जीवन तुरंत ना बदले। इंसान अभी भी वो उसी ऑफिस में काम कर रहा होगा, उसी परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा, लेकिन उसका इनर वेदर या आंतरिक मौसम पूरी तरह से बदल जाता है। अंतर शांति आ जाती है। हाँ, ये तूफान के बीच में एक शांत केंद्र ढूंढ लेने जैसा है। वाकई, हमारी इस लंबी और गहरी चर्चा से जो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकलकर सामने आता है वो ये है कि सफलता और शांति एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। अक्सर हमें यही सिखाया गया है कि सफलता पाने के लिए शांति की बलि देनी ही पड़ती है, वो जो नो पेन नो गेन वाली मानसिकता है ना। लेकिन असली संतुलन तब आता है जब हम काम से भागते नहीं हैं, बल्कि काम को एक नई मानसिकता के साथ करते हैं। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन उस मेहनत को चिंता के जहर से बचाना ही असली कला है। और यही बात इस चर्चा को इतना महत्वपूर्ण बनाती है। इस पूरी पड़ताल को समेटते हुए हम लोगों के लिए एक बहुत ही गहरा और उकसाने वाला विचार छोड़ना चाहते हैं। जी बिल्कुल। जरा सोचकर देखें, आज की दुनिया में किसी भी इंसान की सफलता को अक्सर इस बात से नापा जाता है कि वो कितना अधिक थका हुआ है या उसका कैलेंडर कितना अधिक व्यस्त है। हाँ, जैसे थकान एक स्टेटस सिंबल बन गया हो। बिल्कुल, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, ये कहना आज सफलता की सबसे बड़ी निशानी माना जाता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर कल से हमारा समाज सफलता के इस पूरे पैमाने को ही बदल दे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? क्या हो अगर हम किसी की सफलता को इस बात से नापना शुरू कर दें कि भारी दबाव, भयंकर कंपटीशन और कड़ी मेहनत के बीच भी उस इंसान के भीतर कितना सुकून और मानसिक शांति बची हुई है? क्या सफलता की ये नई परिभाषा हमारे काम करने का, हमारे जीने का और एक इंसान के तौर पर हमारी असली कीमत आंकने का पूरा तरीका नहीं बदल देगी? वाकई, ये नजरिया सब कुछ बदल सकता है। याद कीजिए वो ट्रैफिक जाम जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। कोई भी इंसान उस जाम को खत्म नहीं कर सकता, वो उसके हाथ में नहीं है। लेकिन उस जाम में फंसकर एक्सेलरेटर को व्यर्थ में दबाकर गुस्सा करके खुद को थका देना है, या फिर इंजन बंद करके एक गहरी सांस लेकर अपनी सीट पर आराम से बैठ के उस पल में भी अपने भीतर का सुकून ढूंढना है, ये चुनाव पूरी तरह से हर इंसान का अपना है। आज के हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। इस विचार पर गौर जरूर कीजिएगा।